जो कभी खुलेआम जंगलों में अदालत लगाते थे, जिन जंगलों में कभी माओवादी कमांडर खुलेआम मीटिंग करते थे और हथियारों की ताकत पर पूरे इलाके को कंट्रोल किया जाता था, आज उन्हीं जंगलों में सन्नाटा है। हजारों की संख्या में दहशत फैलाने वाले नक्सली इक्के दुक्के बचे हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उनके पीछे लगा है कोबरा फोर्सेस, जो नक्सल का फन कुचल रहा है और भारत का लाल आतंक छटपटा रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। कैसे 60 साल का नक्सलवाद महज 12 साल में लगभग खत्म हो गया। 125 जिलों से 11 तक सिमट गया नक्सलवाद, अब 0 तक पहुंचने वाला है। हिडमा के बाद अब करोड़ का इनामी टॉप नक्सली गणपति उइके भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। 1 करोड़ का। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है और जो हथियार नहीं डाल रहे उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। टॉप नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा के बाद अब उससे भी ज्यादा खतरनाक माओवादी के शरीर में बारूद भर दिया गया। नाम है गणेश उइके। हाथ में AK-47 जैसे मॉडर्न हथियार लेकर चलने वाला ये बेहद खतरनाक नक्सली माना जाता था। शायद यही वजह थी कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भारत को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना, ओडिशा और आसपास के इलाकों में बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। मिट्टी में मिलता जा रहा है लाल आतंक। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, 2013 में भारत के 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। यह आंकड़ा आधिकारिक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के सैकड़ों इलाके लाल आतंक की चपेट में थे। 2014 के बाद मोदी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई गई। सुरक्षा बलों की तैनाती, इंटेलिजेंस, विकास कार्य और सरेंडर पॉलिसी। आज दिसंबर 2025 में स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अक्टूबर 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित जिले सिर्फ 3 रह गए हैं। छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। कुल प्रभावित जिले 11 हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के कई, झारखंड का वेस्ट सिंहभूम, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, उड़ीसा का कंधमाल आदि शामिल हैं। पहले 126 से 11, ये 90% से भी ज्यादा की कमी है। हिंसा की घटनाएं आधी हो गई हैं, मौतें 70% कम। पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में अगर किसी संघर्ष को सबसे लंबी, सबसे जटिल और सबसे ज्यादा धैर्य मांग करने वाली जंग कहा जाए तो वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी गई यही लड़ाई है। ये कोई एक दिन, एक साल या एक दशक की समस्या नहीं थी, बल्कि ऐसी आग थी जो दशकों से देश के भीतर सुलग रही थी। कभी ये लाल आतंक भारत के 125 से ज्यादा जिलों तक फैला हुआ था। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू होकर ये आंदोलन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के घने जंगलों तक फैल गया था। इसे ही रेड कॉरिडोर कहा गया, जहां सरकार का नहीं, बंदूक का राज चलता था। लेकिन दिसंबर 2025 में खड़े होकर जब हम तस्वीर देखते हैं तो बिल्कुल अलग ही नजर चीजें आती हैं। आज नक्सलवाद से सिमटकर 11 जिलों तक रह गया है, यानी पिछले 12 साल में 90% से ज्यादा सफाया। हिंसा का ग्राफ लगातार नीचे आया है। सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत में करीब 70% की कमी आई है और जिन इलाकों में कभी लाल झंडे और डर का साया था, वहां आज तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्कूल खुल चुके हैं और विकास की आवाज सुनाई दे रही है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि नक्सलवाद आखिर है क्या। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। यहीं से चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में एक सशस्त्र आंदोलन ने जन्म लिया। ये आंदोलन मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के विचारों का मिला जुला मिश्रण था, जिसका लक्ष्य था हिंसक क्रांति के जरिए सत्ता पर कब्जा करना। उनका मानना था कि संसदीय लोकतंत्र एक धोखा है और असली बदलाव बंदूक के रास्ते से ही आ सकता है। शुरुआत में यह आंदोलन किसानों और भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों की बात करता था, लेकिन बहुत जल्दी ये हिंसा और आतंक के रास्ते में पूरी तरह से उतर गया। 2000 के दशक की शुरुआत तक भारत के नक्शे पर एक बड़ा लाल इलाका उभर के आ चुका था, जिसे रेड कॉरिडोर कहा गया। नेपाल की सीमा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैला ये इलाका ऐसा था जहां शासन की मौजूदगी नाम मात्र की थी। पुलिस चौकियां उड़ाई जाती थी, नेताओं की हत्याएं होती थी, सुरक्षा बलों पर घात लगा करके हमले होते थे। 2010 तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि तत्कालीन सरकार को यह कहना पड़ा कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
दंतेवाड़ा का 2009 का हमला, सुकमा और दरभा घाटी जैसे नरसंहार और बुरकापाल जैसी घटनाएं इस संघर्ष के लिए सबसे बड़े काले अध्याय के तौर पर दर्ज है, जिनमें सैकड़ों जवान शहीद हुए। लेकिन 2014 के बाद इस जंग में एक बड़ा मोड़ आया। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अब रणनीति सिर्फ गोली से गोली चलाने की नहीं थी, बल्कि विकास, संवाद और तकनीक को भी हथियार बनाया गया। गृह मंत्रालय ने 4 मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। पहला, सुरक्षा ऑपरेशन, जिसमें कोबरा, डीआरजी और सीआरपीएफ जैसे विशेष बलों को आधुनिक हथियारों और बेहतर ट्रेनिंग के जरिए जंगलों तक पहुंचाया गया। दूसरा, इंटेलिजेंस नेटवर्क, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और हाईटेक सर्विलांस के जरिए नक्सलियों की जो गतिविधि थी उस पर नजर रखी जाने लगी। तीसरा, विकास, सड़कें, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, अस्पताल और स्कूल उन इलाकों तक पहुंचे जहां कभी सरकारी अधिकारी जाने से भी डरते थे। चौथा, सरेंडर पॉलिसी, जो नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते थे उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मान दिया गया। इस संयुक्त रणनीति के नतीजे साफ दिखने लगे। 2013 में जहां 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित माने जाते थे, वहीं अक्टूबर 2025 तक ये संख्या घटकर महज 11 रह गई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले अब गिने चुने हैं: छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, झारखंड के वेस्ट सिंहभूम, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, ओडिशा के कुछ सीमित इलाके। गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 2013 से 2025 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई। सुरक्षा बलों की शहादत 70% कम हो गई। 9000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से करीब 18% महिला कैडर शामिल हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि ये दिखाते हैं कि भारत ने इस ऐतिहासिक मोर्चे पर निर्णायक बढ़त हासिल की है। इस संघर्ष में नक्सलवाद आंदोलन के बड़े चेहरे भी एक एक करके खत्म हो गए। छत्तीसगढ़ का कुख्यात कमांडर हिड़मा, जिसे कभी जंगल का घोस्ट कमांडर कहा जाता था और जो सैकड़ों जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड था, 2023 में मारा गया। उसकी मौत के बाद संगठन की कमर टूट गई और फिर 2025 में करोड़ों के इनामी और माओवादी संगठन के वैचारिक चेहरे गणपति उइके का अंत हुआ। वो केंद्रीय समिति का शीर्ष नेता था। उसके एनकाउंटर के बाद ये कहा जाने लगा कि नक्सलवाद पर अंतिम वार हो चुका है। नक्सलवाद की हार की कहानी सिर्फ बंदूक और ऑपरेशन की नहीं, बल्कि विकास की जीत की कहानी है। जिन इलाकों में कभी स्कूल नहीं थे, वहां आज बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जा रहे हैं। जहां सड़क नहीं थी, वहां अब पक्के रास्ते और पुल बन चुके हैं। जहां गांव में सिर्फ डर था, वहां अब त्योहार मनाए जाते हैं। 2014 के बाद से नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में करीब 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, 2400 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए, हजारों गांवों तक बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस और राशन डिपो पहुंचे हैं। ये बदलाव सिर्फ भौतिक ढांचे का नहीं, बल्कि लोगों की सोच का भी है। सरेंडर पॉलिसी के जरिए हजारों आदिवासी युवाओं को अब मुख्यधारा में लौटाया जा चुका है। कई पूर्व नक्सली आज पंचायत प्रतिनिधि हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी बन गए हैं। महिलाएं, जिन्हें कभी मजबूरी में बंदूक उठानी पड़ी थी, अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके सम्मानजनक आजीविका कमा रही है। राज्यों में चलाए गए स्वराज अभियान, आदिवासी मित्र योजना और विकास पोर्टल जैसी पहल ने इन इलाकों में नई ऊर्जा भरती है। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने पर एक बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का और नेटवर्क पर जो कसा गया शिकंजा है, वो भी है। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान और चीन से आने वाली अप्रत्यक्ष फंडिंग पर कड़ी नजर रखी। अंडरग्राउंड एनजीओ और फ्रंट संगठनों की जांच की गई। एनआईए और ईडी की कार्रवाइयों से नक्सलियों की मनी सप्लाई लगभग बंद हो गई, जिससे उनके लिए हथियार खरीदना और कैडर को बनाए रखना मुश्किल हो गया। तकनीक ने भी इस जंग में अहम भूमिका निभाई। ड्रोन सर्विलांस से जंगलों में मूवमेंट ट्रैक किए जाने लगे। एआई आधारित डेटा एनालिसिस से नक्सलियों के रूट और ठिकानों का अनुमान लगाया गया। सैटेलाइट फोन ट्रैकिंग से उनके कमांड चेन पर नजर रखी गई। कई राज्यों ने मिलकर यूनिफाइड कमांड बनाया, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तालमेल बेहतर हो पाया। नक्सलियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भागना मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ा बदलाव जनभावना में आया। जिन इलाकों में कभी लोग नक्सलियों को अपना रक्षक मानते थे, आज वही लोग सरकार और लोकतंत्र के साथ खड़े हुए हैं। अब चुनाव होते हैं, मतदान होता है और तिरंगा बिना डर के लहराता है। ग्राम सभाओं में अब चर्चाएं होती हैं कि शिक्षा, पानी, रोजगार की कैसे उसे बढ़ाया जाए, ना कि क्रांति और बंदूक की। ये बदलाव किसी एक आदेश से नहीं आया, बल्कि सालों की मेहनत और वर्षों के भरोसे का नतीजा है। आखिर में ये सिर्फ सरकार की सफलता की कहानी नहीं है, ये उन हजारों सुरक्षा बलों की कुर्बानी की कहानी है जिन्होंने अपनी जान दी। ये उन आदिवासियों की जागरूकता की कहानी है जिन्होंने डर के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। ये उस लोकतंत्र की जीत है जिसने साबित किया कि विकास और विश्वास हिंसा और नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत हथियार है। जिन रास्तों पर कभी शहीदों का लहू गिरा था, आज उन्हीं रास्तों पर स्कूल बसें चल रही हैं। नक्सल मुक्त भारत अब कोई सपना नहीं, बल्कि एक नई सुबह की ठोस हकीकत बन चुका है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत ये अब सपना नहीं, बल्कि हकीकत है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी सचिन ने। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।